Jai Hind students. So today we will discuss a chapter from geography. Chapter is resource and its development. This will be a quick revision for the upcoming board examination CBSE 2026. So the first topic is resource. Resource is what? The thing which fulfill our need. Anything, whatever it is, like pen, paper, earphone, mobile, marker, highlighter, your clothes, your table lamp, your board, whatever it is. The thing which fulfill our need is called the resource. Resource is categorized on the resource is categorized in three ways. First one is natural resource, second one is human made resource, and third one is human resource. Okay, but in our book, here the classification based on different ways, like on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of status of development. हमारी बुक में रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरीके से, लेकिन जो जनरली जो रिसोर्स के क्लासिफिकेशन है वो तीन है: ह्यूमन मेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स द थिंग्स विच वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स जो चीज़ें हमें नेचुरल फॉर्म में मिल रही हैं उनको प्रोसेस कर देना, उनको एक नई फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दिस इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन की स्किल, ह्यूमन का एजुकेशन, वो सब हमें काम में आ रहा है, उसका वर्कफोर्स का जो लेबर है वो काम में आ रहा है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. So on the basis of origin, resources are categorized on the two ways: biotic resource and abiotic resource. Biotic resource like plants and animals, abiotic resource like land, water, soil, minerals, sunlight. On the basis of exhaustibility, resources are categorized on the two ways: renewable and non-renewable. Renewable resources are the resources which we can regenerate, or non-renewable resources are the resources which we cannot regenerate, like coal, petroleum, etc. Ownership. On the basis of ownership, resources are categorized on into four category: individual, community, national and international. Next, status of development. On the basis of status of development, resources are categorized into four ways: potential, developed, stock and reserve. Next, development of resource. What is development of resource? मीन्स कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है रिसोर्स का विकास कैसे हो रहा है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनप्लान्ड यूज, ये जो रिसोर्स को अगर हम अनप्लान्ड तरीके से यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि रिसोर्स एक टाइम पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब एक चीज होती है यहाँ पे कि जैसे जो पैसे वाले लोग हैं, तो पैसे वाले लोगों के पास ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेस होंगे. उनके घर में आप जैसे एंटर किए, पता चला बड़ा सा झूमर टंगा हुआ है, गेट पे बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है ना. तो यहाँ पे जो रिसोर्स जो कैटेगराइज कर देता है वो सोसाइटी को दो पार्ट में कैटेगराइज करता है, हैव एंड हैव नॉट में. फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल क्राइसिस होते हैं. अब जैसे डेवलप कंट्री जो है, जो डेवलप हो चुका है, वो कार्बन एमिशन ज्यादा कर रहा है. ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो कार्बन एमिशन कम कर रहा है. ठीक है, उसको एक तो वो डेवलप भी नहीं है, दूसरा कि कार्बन एमिशन भी बहुत कम करता है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं. लेकिन करते कौन है? डेवलप्ड कंट्री, जैसे यूएस वगैरह हो गया, यूके वगैरह हो गया. इन सब का कार्बन एमिशन रेट इंडिया के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है. तो यहाँ पे हमें जो जरूरत है वो है रिसोर्स प्लानिंग की. ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग बहुत कंपलसरी है. इससे क्या होता है कि इससे जब रिसोर्स एक तो डिप्लीट नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा कि सोसाइटी जैसे जो हैव्स और हैव नॉट में जो कैटेगराइज हो जाती है उससे बच जाती है. लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है, ये बस कहने की बातें हो जाती है. नेक्स्ट है इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स. यहाँ पे अगर हम देखा जाए इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा देते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है. तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21. अब देखिए हुआ क्या कि ग्लोबल लेवल पे जो हमारे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज थी उनको लगा कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, या उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, या इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया जा रहा है, इकोसिस्टम का लैप्स हो रहा है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है. तो उन्होंने ये बोला कि सारे लोग एक साथ मिलकर के बात करते हैं, बैठते हैं. तो वो जब सब लोग एक जगह बैठे तो उन्होंने उस मीटिंग का नाम दिया समिट, और वो रिलेटेड थी हमारी अर्थ से रिलेटेड, इसलिए उस समिट का नाम रखा गया अर्थ समिट. बैठे कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में एक जगह पड़ती है. 1992 का ईयर था. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई, यहाँ पे 100 डेलीगेट्स बैठते हैं, यानी कि 100 कंट्री के अलग अलग लोग बैठते हैं यहाँ पे आकर के, और वो एजेंडा 21
एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट थी और वहां पे जो मुद्दा जो था वो था एजेंडा 21 को अडॉप्ट करना। एजेंडा 21 क्या था कि अपकमिंग सेंचुरी में जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो डिसीजेस जो फैल रही हैं, या जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, इसको हमें कम करना है। ये था एजेंडा 21। ठीक है, तो यहाँ पे रियो डी जेनेरियो एक बार देख लेंगे। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। The summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development of the global level. The assembled leaders signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. Agenda 21 in the declaration signed by the world leaders in 1992 at the UNCED. याद रखना कि एजेंडा 21 एक्सेप्ट ये अर्थ समिट करवाने वाली बॉडी कौन थी? यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. We will discuss sustainable development later, but we will focus on Agenda 21 to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest. Okay, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. Local government का मतलब ये था कि those who are the member in this अर्थ समिट, तो उनको ये बोला गया कि आप अपने अपने कंट्री में जाकर के इसको फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग देखिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमने भी डिस्कस किया यहाँ पे। रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में रिसोर्स प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब रिसोर्स प्लानिंग जैसे जुडिशियसली यूज करना है रिसोर्स को, बचाना फ्यूचर के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि वाई रिसोर्स इज वेरी सॉरी वाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज कंपलसरी। तो रिसोर्स कंजर्वेशन जरूरी हो जाता है हमारी फ्यूचर नीड के लिए। अब रिसोर्स प्लानिंग को जब पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे पढ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, यानी कि हमें एक एबिलिटी बना के रखनी है कि हमारी लाइफ सस्टेन हो जाए। ठीक है, डेवलपमेंट ऐसा हो कि हमारी लाइफ सस्टेन बने, यानी कि लाइफ हमारी चलती रहे। दूसरा कि हमें फ्यूचर में जो जनरेशन हमारी है या जो हमें आगे चल के फ्यूचर में पहुंचेंगे तो हमें कंप्रोमाइज ना करना पड़े। तीसरा कि इन्वायरमेंट हमारा उससे डैमेज ना हो। ठीक है, अब बात आती है रिसोर्स प्लानिंग की। तो रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया में है वो तीन तरीके से यहाँ पे की गई है। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, मेंशन किया हुआ है इन्होंने, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। नेक्स्ट इवॉल्विंग अप, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जरूरी है कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है, तो उसके तीन मेथड है हमारे यहाँ। कि पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना और उसका इन्वेंशन करना, इसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी क्या क्या होगी। ठीक है, उसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या तौर तरीके इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब यहाँ पे हमें नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ हमें ओवर डेवलप ये जो डेवलपमेंट प्लान है रिसोर्स का, उसके साथ साथ हमें नेशनल डेवलपमेंट प्लान को भी इंक्लूड कर देना है। ठीक है, इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अब देखिए हर एक रिसोर्स को सभी जगह अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। अब जैसे एक मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में कोयला होता है, लेकिन वहां से वो पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाता है, तो ये प्लानिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हमने भी डिस्कस किया कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है क्या। रिसोर्स को कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, जैसे गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज। कंजर्वेशन इन दिस वर्ड, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये कोट कर लेना, स्टार मार लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कोट है। इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी टॉपिक को उठा करके, या हो सकता है इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लॉन्ग आंसर पूछ दे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि गांधी जी का कोट मेंशन करेंगे, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। अब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये है, गांधी जी ने बोला कि यहाँ पे इतना रिसोर्स है कि हर एक इंसान की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन हर एक इंसान, अगर ऐसा इंसान जो लालची है उसकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती। तो आप इसको रिसोर्स प्लानिंग वाले टॉपिक से इसको जोड़िए और यहाँ पे कंप्लीट कीजिए।
ठीक है। अब आ जाता है लैंड रिसोर्स। देखिए लैंड रिसोर्स हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, ये एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। और लैंड को अगर हम कैटेगराइज करें, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका मोर देन 40% हिस्सा जो है वो प्लेन है। ठीक है, इसके बाद 30% हिस्सा इसका माउंटेन है, और 20 से 30% हिस्सा इसका अप्रोक्सीमेट प्लेटू है। तो एग्जैक्ट परसेंटेज देख लेते हैं। 43% कॉन्स्टिट्यूट अबाउट प्लेन्स, 27% प्लेट्यूज एंड 30% माउंटेन। अब लैंड जो हमारी यूज में है वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, मेंशन किया है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इंडिया में कैसा है वो एक बार देख लीजिए। लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। सबसे पहले लैंड का यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? फॉरेस्ट में। दूसरा हमारा सबसे ज्यादा लैंड का यूटिलाइज हो रहा है एग्रीकल्चर एरिया में। अब ये सब काम जब नहीं हो रहे तो वो सारी की सारी कैसी हो गई? वेस्ट लैंड हो गई या अनकल्टिवेटेड लैंड हो गई। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेटेड कल्टीवेशन, सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन लैंड एंड वेस्टलैंड मतलब कि ये जमीन कैसी है? बैरन है और वेस्ट है, यानी कि बंजर है, इस पे कोई उपजाऊ चीजें नहीं, मतलब कोई भी फसल इस पे नहीं हो सकती है। दूसरा, लैंड टू पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज। अब वेस्ट लैंड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इनफर्टाइल है। लैंड वेस्ट है लेकिन वो किसी और काम में आ रही है। जैसे वहां पे किसी ने फैक्ट्री खोल दी, कोई ने सड़क बना दी, कोई एयरपोर्ट बना दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई बिल्डिंग बना दी, इस तरीके से। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब देखिए परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे कुछ तो हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड इन्होंने बना दिया। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ की फसलें लगा दी। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। अब यहाँ पे देखिए कल्चरेबल वेस्ट लैंड को समझने से पहले एक बार समझ लीजिए करंट फैलो। करंट फैलो लैंड क्या होती है? एक ऐसी लैंड, जैसे मान के चलिए कुछ बच्चे गांव में रह रहे हैं तो गांव में एजुकेशन नहीं है। अब अपनी एजुकेशन को करने के लिए क्या हुआ, अपने पेरेंट्स वहां से छोड़ करके बच्चे के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। तो 1 साल तक उन्होंने खेती नहीं कर पाई, तो उस तरीके की लैंड को बोला जाएगा करंट फैलो लैंड। और मान के चलो वो खेती 1 से 5 साल तक अगर नहीं कर पाए, 5 साल तक उन्होंने खेती नहीं करी उस खेती एरिया में, तो उसको क्या बोलेंगे? अदर देन करंट फैलो लैंड। अब वही मान के चलो बच्चा बड़ा हो गया, 10th क्लास में पहुंच गया, 10 साल हो गए उन्हें खेती नहीं कर पाए, तो क्या होगा? उस तरीके की खेती को बोलेंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, land use of land is determined by the both by the physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technology, capability and cultural and tradition। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, लैंड यूज पैटर्न उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वो इसका मैप वगैरह देख लेना। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन में देखिए इसका जो लैंड डिग्रेड हो रही है और उसको हमें कंजर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना कि लैंड डिग्रेड अगर हो रही है तो जो कारण से डिग्रेड हो रही है वही कारण को उठा करके हम मेंशन कर देंगे। जैसे हम मतलब पेड़ काट रहे हैं और पेड़ का क्या करता है कि मिट्टी को होल्ड करता है, और जब वो मिट्टी को होल्ड करता है तो क्या होगा कि मिट्टी बह नहीं पाएगी, मिट्टी बरसात में फ्लश्ड आउट नहीं होगी, वॉश्ड आउट नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरीके से मिट्टी पेड़ को पकड़ के रखती है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगर हम पेड़ को काट रहे हैं तो क्या होगा? मिट्टी फ्लश्ड आउट हो जाएगी, वॉश्ड आउट हो जाएगी। तो अब हम अगर पेड़ को लगा देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा? कंजर्वेशन मेथड बन जाएगा, लैंड डिग्रेड का कंजर्वेशन मेथड बन जाएगा। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? अब देखिए कॉजेस क्या क्या है। सबसे पहला कारण है इसको डिफोरेस्टेशन, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई कर देना, इससे मिट्टी हमारी बह जाती है। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग, जब घास नहीं होगी तो क्या होगा? मिट्टी बह जाएगी। तीसरा, माइनिंग ज्यादा कर देना, ओवर माइनिंग कर देना। चौथा, ओवर इरिगेशन कर देना। ठीक है, अब ये थे हमारे कॉजेस। अब मीजर की अगर बात करें तो मीजर की बात सबसे पहले हो जाएगी, हमने पेड़ काटे तो हमें क्या करना है? पेड़ लगाना है। दूसरा, हमने घास ज्यादा चरवा दी तो हमें क्या करना है? कंट्रोल ग्रेजिंग कर दी, जिससे घास एक सर्टेन टाइम पे आ जाए। माइनिंग हमने ज्यादा कर दी तो हमें क्या करना है? कंट्रोल माइनिंग करनी है। इरिगेशन ज्यादा कर दी तो हमें इरिगेशन के प्रॉपर मेथड यूज करने हैं। ऐसा नहीं कि हम इरिगेशन खेत को भर दिया पूरा काम हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बुक में मेंशन है तो उसका एक बार चार्ट देख लीजिएगा, है ना। और लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन का यहाँ पे एक उन्होंने वो सॉरी सॉइल का इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है, अनवेदर्ड और पेरेंट बेडरॉक, सबस्ट्रेटम, सब सॉइल। ये एक बार देख लीजिएगा सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है,
ठीक है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे टेम्परेचर हो गया, बेड रॉक हो गया, पेरेंट रॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिलीफ फीचर हो गया, और जैसे क्लाइमेट हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया में जो सॉइल है वो बहुत तरीके की है, जैसे एल्यूवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, येलो सॉइल हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिफरेंस पूछा जाता है एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल में। तो एल्यूवियल सॉइल क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन पूरा का पूरा इसी एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। ये आती कैसे है, रिवर जब माउंटेन से निकली तो अपने साथ वो पत्थर को इरोड करती हुई लाती है, ठीक है। वही पत्थर धीरे 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 छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्यूवियल। अब ये जब रिवर आती है तो जब प्लेन में एंटर करती है तो अपने साथ जो एल्यूवियल लेकर के आई है ये अपने आसपास छोड़ देती है। तो वो पूरा का पूरा एरिया कैसे बना है, ये रिवर्स के थ्रू। रिवर जैसे इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, और इसके ट्रिब्यूटरीज हो गई, गंगा की ट्रिब्यूटरी, यमुना वगैरह, है ना। ये इन सब रिवर्स के ट्रिब्यूटरी से यहाँ पे ये प्लेन पूरा बना है, ठीक है। अब एल्यूवियल सॉइल फर्टाइल क्यों होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, याद रखना। तो ये चीज याद रखना कि एल्यूवियल सॉइल में कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाए तो लिख देना कि दिस इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल। इसमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल लिख देना वो तीन इंपॉर्टेंट रिवर का है और इनके ट्रिब्यूटरीज का है, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in eastern coastal plain and particularly in the delta of Mahanadi. Next, यहाँ पे खादर और बांगर देख लीजिए। बादर क्या है, बांगर क्या है, देखिए जैसे हर साल हम देखते हैं कि यमुना में बाढ़ आ जाती है, गंगा में बाढ़ आ जाती है, तो जब उसका कोर्स चौड़ा हो जाता है, फिर जब बाढ़ उतरती तो हम देखते हैं कि उसके कोर्स पे एक नई मिट्टी की परत आ गई, दैट इज नोन एज खादर। और जो पुराना एल्यूवियल है उसको बांगर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के साथ क्या है कि इसको हम रीगर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है क्रॉप कल्टीवेशन, कॉटन के कल्टीवेशन में, कॉटन क्रॉप को कल्टीवेट करने की सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक इसका जो लावा के निकलने से हुआ है, मैग्मा के निकलने से हुआ है। वहां पे वॉल्केनो हुआ करता था, वो धीरे 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 शांत हो गया। जैसे डेक्कन ट्रैप में जब वो लावा फंसा था तो उसको पूरे एरिया को डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे जो मिट्टी जो मतलब अ, बनी तो उसके पीछे का रीजन था लावा, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये मैप जो है, मैप याद रखना, एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में है। इसके बाद असम वाला रीजन पूरा का पूरा इसी में आ जाएगा। गुजरात ये गुजरात और राजस्थान में हल्का सा कॉरिडोर एक पतला सा है, वो एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। नॉर्दर्न यूपी बिहार में पूरा मार्क कर लीजिएगा। ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल आपका ये कुछ रीजन छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे, महाराष्ट्र और गुजरात पूरा पूरा कवर हो जाएगा। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम बात करें तो रेड और येलो सॉइल में रेड कलर किस लिए होता है, ये 2010 यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस शायद में, हाँ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या था कि रेड सॉइल क्यों होती है, क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। रेड सॉइल डेवलप जो होती है तो वो उस रीजन में होती है जहाँ पे माइनिंग वगैरह जैसे ज्यादा होती है। तो माइनिंग हम देख सकते हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसका मेंशन कर देंगे। लेटराइट सॉइल कैसी होती है, लेटराइट सॉइल जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होती है, ठीक है। आगे इसमें मेंशन है लेटराइट हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रेक। लेटराइट soil develop under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. The soil is the result of intense leaching due to heavy rain. Laterite soil mostly deep to very deep, acidic, pH 6.0, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern state, western Ghat region of Maharashtra, Odisha, some part of West Bengal and northeast region, where these soils support deciduous and evergreen forest. It is humus rich but under sparse vegetation and in semi-arid environment. अब देखिए एरिड सॉइल, एरिड सॉइल क्या है, एरिड सॉइल मतलब उस एरिया में मिलेगी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो मिट्टी में जो नमी होगी वो कैसी होगी, वो एवापोरेट हो जाएगी, और वो जब एवापोरेट हो जाएगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, भुरभुरी। यही है एरिड सॉइल, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल मतलब जो माउंटेन वगैरह वाले रीजन में देखने को मिले, ठीक है। सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन पढ़ लिया। सो थैंक यू सो मच, दिस इज द चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्स एंड इट्स डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, क्लास 10th।
We will meet in next chapter.